लास्ट क्लास में हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना, इस चैप्टर की सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशंस ओवर कर दी थी। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है और वो टॉपिक हम लोग आज कवर कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। उस टॉपिक का नाम मैंने बताया था पिछली क्लास में, आप लोगों को लिखिए, ठीक है ना, हेडिंग डालिए। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with other substances, खुद के साथ भी करेंगे और अदर सब्सटेंसेस के साथ भी करेंगे, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अगर मुझे आप आइडिया दें तो हम लोगों ने पढ़ा था शायद फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को, है ना, याद है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर में हमने फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ पे बहुत चर्चा की थी। उसमें एक टर्म था कि अगर फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा, EWG, और फिनोल के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, तो इन दो के इफेक्ट को हमने बड़े ध्यान से समझा था। क्या आप में से किसी को याद रहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या घटती है? श्योर हो? अगर जिस कार्बन से हमें हाइड्रोजन हटाना है, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होता जाएगा, इंटेंसिफाई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? घटेगी। पता है ना ये बात? बहुत अच्छी, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यानी कि नेगेटिव, यही तो लिखवाया था, इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वहां पर। सिमिलरली EWG अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देता है, ठीक है ना। डिस्पर्स करना मतलब फैला देना, यही करना कि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कुछ कम कर देता है। तो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर देने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझ वाली बात ना? बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा एक काम की बात, ठीक है ना। तो देखिए, लिखें पहला इसमें, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले लिखेंगे, देखो, अगर हमसे कोई पूछे कि आखिर एसिडिक स्ट्रेंथ ये क्यों शो करता है, तो इसमें कौन कौन से दो आयन बनेंगे? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं ब्रेक कर दूंगा दो आयन्स में, तो कौन कौन से दो आयन बनेंगे? एक बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, एक बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, और एक बनेगा हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन के कारण ही तो इसके अंदर क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ है ना। यानी जैसे देखो, सबसे पहली बात, अगर मैंने आपसे पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तो जवाब आएगा सर RC डबल बॉन्ड OH, यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला यहाँ पर लोन पेयर मौजूद है कि नहीं है? हाँ सर है। अगर कहीं लोन पेयर मौजूद हो, उसके जस्ट बगल में डबल बॉन्ड हो, तो अक्सर वो लोन पेयर मूव कर जाता है। पता है ना ये बात? इसी को रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब है कि यहाँ से लोन पेयर यहाँ मूव कर जाएगा। अगर ये यहाँ मूव कर गया तो क्या होगा बताइए? अगर ये इस वाले ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ से यहाँ मूव कर गया, तो कार्बन के पास सर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और 2 यहाँ, 5 हो जाएंगे। और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बियर कर नहीं सकता, इसका मतलब एक बॉन्ड तोड़ देगा। कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ देगा? ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। तो जब ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? जिसने दिया है लोन पे उसके ऊपर तो क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। RC यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, है ना, और इसके ऊपर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये O सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, इसके ऊपर क्या रहेगा? प्लस, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस। कितने लोन पेयर हो जाएंगे इसके पास? कुछ बता सकते हैं? कितने लोन पेयर हो जाएंगे कार्बोक्सिलेट आयन के पास? लोन पेयर 3 हो जाएंगे। लोन पेयर 3, ऑक्सीजन तो वो तो कम, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही है, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत अच्छे। अभी कार्बन के 4 बॉन्ड ही कंप्लीट है ना, तो ये जो बना है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। प्लस साथ में क्या बना होगा? अब अगर ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ जो कमी हुई है वो उसने इससे छीन लिया, तो लेकर के ये क्या बना दिया साथ में? H+ आयन, ठीक है ना। तो यहाँ से पता चलता है कि हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है ना, क्योंकि वो 2 आयन्स में ब्रेक हो जाता है। एक बनता है कार्बोक्सिलेट आयन और एक बनता है सर हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करने वाला कोई भी सब्सटेंस आर्हेनियस के मुताबिक क्या होता है? एसिड होता है। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। तो पहले तो ये बना लो स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर यहाँ के बाद से देखेंगे, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो जो हमारा ये बना है RCO, और ये हो गया यहाँ पर क्या? डबल बॉन्ड O, ये इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर क्या है? माइनस, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ से इस वाले बॉन्ड की बात करूँ तो ये वाला बॉन्ड भी कई बार यहाँ पे मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन भी अपने आप में क्या बन सकता है, कभी ये इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब डाउटफुल हो जाएगा ना भाई, कन्फर्म सॉरी, इसके ऊपर क्या रहेगा फिर, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, नहीं समझे, जो डबल बॉन्ड वाला होगा सिंगल बॉन्ड, अच्छा ठीक, इस पर आ जाएगा क्या माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड वाले पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है डबल बॉन्ड पे, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। पता इसका प्लस कैसे गायब हुआ, हाँ हाइड्रोजन का ले लिया ना, तो ये यहाँ पर भी क्या नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, नहीं समझे, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेने से उसकी पॉजिटिविटी क्या हो गई, गायब हो गई, ठीक है। तो ये आयन बनेगा एक, और इसका ये क्या बना होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ पा रहे हो कि नहीं। पहली बात बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब या रेजोनेंस मतलब क्या, जब किसी एक कंपाउंड को या किसी एक मॉलिक्यूल को किसी एक स्ट्रक्चर से पूरी तरीके से बता पाना पॉसिबल ना हो, या उसमें डाउट हो रहा हो कि यार डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है। जैसे देख लो आर सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ बनाएगा या डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, कुछ कंफर्म नहीं है भाई, ये डिसाइड कर पाना तो मुश्किल काम है ना कि सी के साथ ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है या इसी के साथ ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इन दोनों में जो डाउटफुल कंडीशन है, उस डाउटफुल कंडीशन का इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। अभी ये धीरे धीरे, मैं पहले बेस तैयार कर रहा हूँ उसका, अब इसके बाद एक चीज नहीं है, बिल्कुल उतनी ही लंबी कहानी है इसकी भी जितनी लंबी फिनोल की थी, ठीक है ना, ये समझ लीजिए। यानी कि फिनोल में हमने कहीं बहुत कुछ पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो क्या होगा, फिर इसके बाद में हमने ऑर्थो मेटा पैरा पे क्या होगा, सब सारी कहानियां इसकी भी हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत डिटेल में जानने के लिए पहले जरूरी है थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना, क्लियर हो गया। किसी भी एक अभी तक जो जाना उसमें मोटा मोटा तौर पर वापस से बता रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम आयनाइज करते हैं तो वो दो आयन्स में ब्रेक हो जाता है। सबसे पहली बात, एक होता है कार्बोक्सिलेट आयन और एक होता है हाइड्रोजन आयन। वो जो कार्बोक्सिलेट आयन है, उस कार्बोक्सिलेट आयन के भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं। पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड टूटकर एक बन गया कार्बोक्सिलेट आयन और एक बन गया हाइड्रोजन आयन। इससे जानकारी मिलती है कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करने की टेंडेंसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ तो रखता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है तो उसके बाद कितनी रखता है, या किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में कम है, या कब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, कब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, ये सब जानेंगे। उससे पहले हमने क्या जान लिया कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है, इस कार्बोक्सिलेट आयन के भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्यों है, क्योंकि सर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है और ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये कहने लगेगा तुम ये वाला ऑक्सीजन कहेगा क्यों, तुम्हें वही ज्यादा प्यारा है, उसको वहां लोन पेयर दे रखे हो और हमारे साथ डबल बॉन्ड बना रखे हो, तो एक काम कर लो उधर डबल बॉन्ड बना लो, हमें लोन पेयर दे दो। कुछ बात समझ में आ रही ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अभी दो तरीके से पॉसिबल है, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर। ये बनने के बाद आपको कुछ एक बात लिखनी है, लिखिए जरा, ठीक है ना। अच्छा, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा है क्या, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऐसा है क्या कि आपको लग रहा हो कि डाउटफुल स्ट्रक्चर है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डाउटफुल हो सकता है। बहुत ध्यान समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कोई डाउट कंडीशन है क्या, नहीं, इसमें नहीं है सर, यहां तो कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि O के साथ एक बॉन्ड C ने बनाया, एक बॉन्ड H ने बनाया, उसके दो बॉन्ड कंप्लीट हैं और एक C डबल बॉन्ड होगा। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि अब हम कहने लगे इसमें भी कोई डाउटफुल कंडीशन, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन में है। और कार्बोक्सिलेट जिसमें भी रेजोनेंस आ जाता है तो रेजोनेंस के कारण वो अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। समझ में आ रही बात ना। यानी रेजोनेंस से ही हमने पढ़ा था कि स्टेबलाइजेशन आता है, उसी स्टेबलाइजेशन के कारण यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, चलो हो गया ना यहाँ तक, ठीक, लिखें बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट एनायन। हालांकि यहां भी रेजोनेंस बस इस बेस पे तो कह सकते हो कि मान लीजिए सर ये थोड़ी ना कंफर्म है कि इस O के साथ H है कि इस O के साथ H है, तो वो दो स्ट्रक्चर इसके भी पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें स्टेबलाइजेशन उतना ज्यादा रेजोनेंस से नहीं हो पाता, ठीक है ना। लिखेंगे बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट both carboxylic acid and carboxylate ion are stabilized by resonance, but the resonance stabilization of carboxylate ion but the resonance stabilization of carboxylate ion but the resonance stabilization of carboxylate ion is more than that of
undissociated carboxylic acid is more than that of undissociated carboxylic acid is more than that of undissociated carboxylic acid. Undissociated carboxylic acid. ओके अब देखिए अगली लाइन देखिए, लिखिए द कार्बोक्सिलेट आयन इज ग्रेटर हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कार्बोक्सिलिक एसिड. द कार्बोक्सिलेट आयन हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कार्बोक्सिलिक एसिड. The carboxylate ion has greater stability than carboxylic acid, which is responsible for the ionization, or acidic character of carboxylic acid. और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अब बात समझने की कोशिश करिए, फिर मैं कह रहा हूं देखो जब तक हम लोग इस चैप्टर अभी हम इस टॉपिक में पूरी तरीके से घुसे नहीं हैं, है ना, मतलब अभी शुरुआत हो रही है. इतनी बातों से आपने क्या जाना? पहली बात बार बार कह रहा हूं, कुछ बेसिक बातें तो केमिस्ट्री में होती हैं जो कि आपको हमेशा के लिए पता होनी चाहिए. कोई भी रिएक्शन क्यों होती है बताइए, कोई बेसिक बात है कोई आपके पास ऐसी? सिंपल. पुरानी कंडीशंस में अगर लोअर स्टेबिलिटी हो और नई कंडीशन में ग्रेटर स्टेबिलिटी आ रही हो तो रिएक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं. समझ में आ रही बात ना? फिजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उस रिएक्शन की जिसमें कि आपको लग रहा हो कि प्रोसेस होने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. क्लियर? या तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्टिव यानी कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो तो वो रिएक्ट करेगा, या फिर उसको ये लग रहा हो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो लेकिन ये लग रहा हो कि रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल हो, इस कंडीशन से वो ज़्यादा स्टेबल हो. तो इन दो सिचुएशन में रिएक्शन होती है. तो अगर तुमसे कल सवाल उठता है कि हाउ कैन यू अकाउंट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, अगर आपसे कहने लगा कि बताइए क्यों आप ये बता पा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक कैरेक्टर होता है, और फिर ये भी कहेगा ऑल्सो सपोर्ट योर आंसर विद 2 केमिकल रिएक्शंस. बहुत ध्यान सुनिएगा. तो सबसे पहले तो जवाब देंगे उसका ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसोसिएट कर दिया जाए तो वो 2 आयन्स में ब्रेक हो जाता है. कौन कौन से 2 आयन? कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन आयन. कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. इसलिए ग्रेटर स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड रेडिली कार्बोक्सिलेट आयन में ब्रेक हो जाता है, मतलब कन्वर्ट होना चाहता है. कार्बोक्सिलिक एसिड अपने कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म में रहना नहीं चाहता. किस फॉर्म में जाना चाहता है? कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में जाना चाहता है. क्यों जाना चाहता है? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन इज ग्रेटर स्टेबिलिटी देन कार्बोक्सिलिक एसिड. आई बात समझ में? तो यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है. तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये बनना चाहेगा, ठीक है ना, RCOO माइनस बनेगा ही बनेगा. अब वो जो RCO माइनस बन रहा है उसकी वजह से क्या होगा? मजबूरन H+ बाहर आएगा, और H+ बाहर आना ही समझिए इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा. क्लियर? इतनी बातें लिख दी. अगर उसने कहा कि 2 एग्जांपल 3 नंबर में क्वेश्चन इस तरह दे दिया और कहा 2 रिएक्शन से इसको सपोर्ट भी करिए अपने आंसर को, तो फिर उसके बाद आप वो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे जो मैंने कल बताई थी. पहली बता देंगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराने पर मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराने पर मेटल सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराने पर बोलो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है. मतलब ये सब एसिड को, इसके एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए थी ना रिएक्शंस. समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे. तो वो 1-2 रिएक्शंस दे देंगे, खत्म हो जाएगा काम. लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना. तो ये तो बात समझ में आ गई कि एसिडिक कैरेक्टर आता क्यों है, ठीक है, ये क्लियर हो गया. बहुत अच्छे, आगे बढ़िए. अब कंपैरिजन शुरू होगा, ठीक है ना. लिखिए कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. वैसे आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा होती है, ठीक है. लिखें कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है.
अब पहले सबसे पहला कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन सबसे पहले अल्कोहल के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखें बोथ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड contain, both alcohol and carboxylic acid contain OH bond, ठीक है ना, OH ग्रुप, बल्कि OH ग्रुप लिखिए, contain OH ग्रुप। समझ में आ रही बात? क्या अल्कोहल में OH ग्रुप होता है? यस सर होता है। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है? यस सर होता है। तो दोनों में OH ग्रुप मौजूद है, बट अब कंपैरिजन भी तभी होता है जब कुछ कॉमन दिखती हैं चीजें, ठीक है ना। तो बट कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, मच स्ट्रॉन्गर, समझ में आ रही बात ना। बट कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, बिकॉज मच स्ट्रॉन्गर देन मच क्या लिखा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, है ना, मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। पहली बात तो इतनी बात समझा कि दोनों में OH ग्रुप मौजूद होने के बावजूद देखने में लग रहा कि दोनों की नेचर एक जैसी है, दोनों को OH माइनस प्रोवाइड कर देना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से बहुत ज्यादा पाई गई, ठीक है ना। लिखिए बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, कार्बोक्सिलेट आयन गेट स्टेबलाइज्ड मतलब, चलिए पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं। कार्बोक्सिलेट आयन गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट नाइदर अल्कोहल नोर एल्कोक्साइड आयन, अल्कोहल से अगर H+ बाहर कर दें तो क्या बनेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ बाहर करने पर क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन, वैसे ही अल्कोहल से H+ बाहर कर देने पर क्या बनेगा, एल्कोक्साइड आयन, RO-, याद होगा ना, बहुत अच्छे। बट अल्कोहल एंड एल्कोक्साइड, अच्छा, बट नाइदर अल्कोहल नोर एल्कोक्साइड आयन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। भाई उनमें तो रेजोनेंस नहीं होता, यहां ध्यान दीजिए, देखिए फिर कह रहा हूं RCOOH टूटा तो क्या बना, RCOO- प्लस H+, और ROH टूटा तो क्या बना, RO- प्लस H+। बताओ इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, इसका नाम क्या है, एल्कोक्साइड आयन। कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होकर खुद को रेजोनेंस कर ले, मतलब रेजोनेंस के कारण खुद को स्टेबलाइज कर लेता है, लेकिन ये एल्कोक्साइड आयन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि आप खुद बताइए कि जो दो प्रोडक्ट बने, एक बना कार्बोक्सिलेट आयन, एक बना एल्कोक्साइड आयन, इसके स्टेबलाइज होने के चांसेस बहुत कम है, इसके स्टेबलाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है रेजोनेंस के कारण। इसका मतलब जब वो स्टेबलाइज होने के चांस ज्यादा है तो वो बनने के चांस भी ज्यादा होंगे। बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, दैट डज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, ओके। अब लिखिए क्या बच्चे, हाँ किसे, देखो सुनो ना बात को, जितना ज्यादा तेजी से ये बनेगा, भाई एक बार बताओ, मैंने कहा अगर मैं अभी क्या बताया 2 मिनट पहले कि कोई भी रिएक्शन फीजिबल तभी होती है जब या तो उसका रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो, फिर उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा उसकी मतलब नहीं है, उसको बहुत ज्यादा एक्टिव है यानी अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर स्टेबिलिटी बाद में बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जो 2 प्रोडक्ट बने, मतलब मेरे पास एक बना कार्बोक्सिलेट आयन, एक बना हाइड्रोजन आयन, और इसमें जब मैंने अल्कोहल को ब्रेक किया तो इससे बना RO- और इससे बना H+। पहली बात, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ किसके कारण आ रही है। अगर मैं दोनों में पूछ रहा हूं कि बताओ अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों करता है, तो आप बोलेंगे सर OH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण H+ आयन प्रोवाइड करने की टेंडेंसी अल्कोहल के पास भी होती है, और सर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास भी OH बॉन्ड को तोड़कर H+ आयन देने की टेंडेंसी होती है। इसका मतलब दोनों के पास एसिडिक कैरेक्टर तो है, लेकिन किसका ज्यादा है, तो हमने कहा ये वाला प्रोडक्ट जल्दी से टूटकर ये बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि जो फर्दर प्रोडक्ट बन रहा है वो मुझसे भी ज्यादा क्या है, स्टेबल है, और वो इससे ज्यादा स्टेबल है तभी वो जाकर के सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, नहीं तो क्यों करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट RCOONA, और H2 को बाहर कर दे रहा है। समझ में आ रही बात ना, तो क्यों कर दे रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि इसके बाद में जब, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड H के साथ रहने में उतना स्टेबल नहीं जितना सोडियम के साथ रहने में है। कोई बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये बनने के चांस जितने ज्यादा होंगे
उतनी ही जल्दी H+ आयन डोनेट करने की कोशिश करेगा। इसके बनने के चांस बहुत कम होंगे, मतलब ये इतना स्टेबल नहीं है, बनेगा ये भी, लेकिन चूंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उतना स्टेबल नहीं है जितना स्टेबल ये है, तो ये रिएक्शन उससे तो स्लोवर ही होगी, और उससे अगर ये स्लोवर होगी तो इसका मतलब इसकी H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी उससे क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए हम कहेंगे कि अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कम हो गई। बोलो बात समझ में आ गई नहीं? हो गया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर बहुत कंटिन्यूअस ग्रुप, ठीक। एक और बात है, इसने कहा इन अदर एल्कोक्साइड आयन आर लेस स्टेबल देन अल्कोहल। अच्छा, एक और बात, एक लास्ट में अगली लाइन में और लिखिए, एल्कोक्साइड आयन आर लेस स्टेबल। देखो इस सबसे ज्यादा पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है सिर्फ। अल्कोहल, फिनोल, एथर में भी हमें यही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, अभी भी यही मेहनत करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक तो सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बड़ी कहानियों में से छोटे छोटे स्टेटमेंट निकालने होते हैं कि बस देख करके उसमें से ही एक स्टेटमेंट लिखवाऊं। ठीक है ना? छोटा सा क्या लिखा, एल्कोक्साइड आयन आर लेस स्टेबल देन अल्कोहल। बोलो ऊपर वाले के बारे में क्या कहा मैंने, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि एल्कोक्साइड आयन आर लेस स्टेबल देन अल्कोहल। तो यानी कि इससे टूटकर ये बने अगर, तो ये स्टेबल हो जा रहा है, और इससे टूटकर अगर ये बने तो इसकी स्टेबिलिटी घट रही है। तो क्यों करना चाहेगा वो वाली रिएक्शन, वो तो मजबूरन करेगा। जब कोई करवाना चाहेगा, कोई बहुत सामने से कोई बहुत स्ट्रांग कोई चीज आ जाए जो कि इसको कह दे, मजबूर कर दे कि भैया अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करो, आपके पास एसिडिक कैरेक्टर है लेकिन आप शो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है एसिडिक कैरेक्टर मेरे शो करते ही क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। समझ में आ रही बात ना? जैसे पिताजी करते हैं कि नहीं, पिताजी के पास जेब में पैसा होता है लेकिन तुम्हें शो नहीं करते, क्योंकि अगर शो कर देंगे वहां मॉल में जाकर के तो क्या होगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? तो बताते रहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं आज नहीं पैसे नहीं लेके आऊँ, कम लेके आऊँ। ठीक है ना? कुछ बात समझ में आ रही ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो शो कर देंगे एसिडिक कैरेक्टर, तो शो करने के बाद यानी कि स्टेबिलिटी क्या हो रही है, तो इसके पास है एसिडिक कैरेक्टर है, उसके बाद भी ज्यादा शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना? क्यों नहीं कर रहा है? या तो फिर कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कोई सामने वाला जो आपको मजबूर कर दे कि आप अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करें। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? चलिए खैर हो गया। अब देखो क्या लिखा, एल्कोक्साइड आयन आर लेस स्टेबल देन अल्कोहल, हेंस दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू रिलीज ए प्रोटॉन। हेंस दे हैव लिटिल टेंडेंसी, आई तो बात समझ आ रही ना? हेंस दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन। इसका मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है, मैंने अब तक आपको जितना बताया ना, आप उसमें अगर ज्यादा बहुत ज्यादा लिखवा दूं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हैं इसके, लेकिन मैं बहुत छोटा करके उसको लिखवा रहा हूं, लाइन लाइन बस, कि इतनी बात याद रखो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है? मोटे मोटे तौर पर क्या याद रखना है, सर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? तो आपको जवाब देना सर, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा स्टेबल होता है। कोई पूछे क्यों होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, सिंपल बात खत्म। सर अल्कोहल कम एसिड क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बनता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है। अब जब लेस स्टेबल होता है तो रिएक्शन उतनी फिजिबल नहीं रह जाती है, इसलिए एल्कोक्साइड आयन और प्रोटॉन डोनेशन की टेंडेंसी अल्कोहल की इन कंपैरिजन टू एसिड कम होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में कम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच हायर या मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। क्लियर हो गया? खत्म, इसकी कहानी को खत्म करो, आगे बढ़ो। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, कंपैरिजन ऑफ, बस कंपैरिजन तो समझ में आ ही रहा ना, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड कर लो। अभी किस किस के बीच में हमने किया, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तुम में से कोई मुझे बताएगा कि फिनोल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक? श्योर हो? वहां भी क्या कारण दिया था, भूलो मत, अगर जरा सा भी रिवाइज करोगे ना तुरंत। अच्छा देखो, बार बार कह रहा हूं, कितना मजे का है कि अगर आपने वो तैयार कर लिया ये तैयार हो जाएगा। जैसे देखो वहां भी मैंने ये बताया था कि फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। कुछ बात समझ में आ रही ना? क्योंकि फिनोल से बनता है क्या, फिनोक्साइड आयन, और अल्कोहल से बनता है क्या, अल्कोहल के प्रोटॉन डोनेशन से बनता है क्या, एल्कोक्साइड आयन, और फिनोल के प्रोटॉन डोनेशन से बनता है क्या, फिनोक्साइड आयन। पता है ना ये बात? बहुत बढ़िया। चलो खैर, तो कुल मिला जुलाकर वही। अब हमें किसके साथ इसका कंपैरिजन करना है, फिनोल के साथ। हालांकि पहले हमने अल्कोहल से तो क्या कंपेयर किया, अल्कोहल से मच हाइयर, इसको मत भूलिएगा, अल्कोहल के कंपैरिजन में मच हाइयर एसिडिक देन
एल्कोहल। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच हाइयर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, तो वहां तो बंच हो गया, हो सकता है यहाँ मच ना रह करके थोड़ा ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, पता नहीं, देखते हैं। तो पहले देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब किस किस के बीच कहानी चल रही है अब? फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चे ये पूरा तुम चाहो तो पूरा लिखो, हेडिंग है ना, अब अभी इतना टेंशन मत लो, या तो पूरा लिखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहो तो तुम अपनी कॉपी बना रहे हो ना, मेरे लिए थोड़ी बना रहे हो, अपने हिसाब से लिख लो कि क्या चल रहा है, वो तो पता ही चल गया कि चल क्या रहा है। कंपैरिजन चल रहा है किसके बीच में? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक पलटे में तो पक्का क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में हम बदल बदल के चीजें रखते रहेंगे, सिंपल। तो अभी फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में बात करते हैं। लिखें, बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। ये तो पहली बात, दोनों हैं। अब अगर केवल यही पूछ ले कि दोनों एसिडिक क्यों हैं, तो उसका तो बहुत ही बेसिक सा जवाब होगा ना कि दोनों प्रोटॉन डोनेशन शो करते हैं, दोनों प्रोटॉन डोनर हैं। फिनॉल प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन। और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनेशन के बाद क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेट आयन। मतलब दोनों ये काम कर सकते हैं, इसका मतलब दोनों के पास एसिडिक कैरेक्टर है। क्लियर? अभी केवल इतना बताया कि दोनों के पास एसिडिक कैरेक्टर है। तो क्या लिखा? बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, बट कार्बोक्सिलिक एसिड आर, क्या लगता है मुकुल, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर या वीकर? स्ट्रॉन्गर। जब वहां मच आ गया ना तो ये इसके बीच में फंसेगा कहीं, इसका मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कौन आ जाएगा? फिनॉल आ जाएगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा? कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन फिनॉल। ठीक है, क्लियर है? बात, कारण बताइए क्या वजह हो सकती है? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपैरिजन में जब हम इसकी बात करेंगे तो फिनॉक्साइड आयन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा क्या? कार्बोक्सिलेट आयन। और फिनॉल से बनेगा क्या? फिनॉक्साइड आयन। क्या दोनों के पास रेजोनेंस है? हाँ सर बिल्कुल, दोनों शो कर सकते हैं। उसमें तो हमने कहानी बता दी आराम से कि एक रेजोनेंस शो करता है और एक रेजोनेंस शो नहीं करता। बस इतना मोटा मोटे तौर पर, मतलब जो कीवर्ड है वो ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस शो नहीं करता, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाता अपने आप को। बट कार्बोक्सिलेट आयन क्या करता है? रेजोनेंस शो करता है, इसलिए वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। इसलिए उनमें तो हो गया, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बड़े आराम से। यहां पर दोनों ही रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो फिर क्या समस्या है? लिखिए, इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन, in case of phenoxide ion, the negative charge on अच्छा, अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिविटी आए और कार्बन पर नेगेटिविटी आए, दोनों में कौन ज्यादा सुटेबल कंडीशन है? कौन बेहतर कंडीशन है? क्यों? सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर उसी को ही नेगेटिव बनाओगे तो सर बेहतर रहेगा। आप जो काम जिसका है उससे वही काम लेंगे तो वो बेहतर कंडीशन में काम करेगा। समझ मेरी बात ना? उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट कर दी आपने तो वो बेहतर काम करेगा। लेकिन जो जिसकी नेचर वैसी नहीं है लेकिन आप उससे काम ले रहे हो वो वाला, ठीक है ना? समझ मेरी बात? क्लियर है भाई? मान लीजिए कि किसी अधिकारी से अगर आप क्लरिकल काम लेने लगेंगे तो टेंशन में आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो कहने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि भाई जिसका जो काम है उसको अगर वो देंगे तो वो ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा और वो उस कंडीशन में रह करके खुश भी रहेगा। क्लियर? इसी तरह से बताइए, अगर मैंने फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, क्या आपको फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पता? फिनॉल के 5 स्ट्रक्चर याद हैं कि नहीं? अरे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद हैं? वही सेम तो किसके भी हैं? फिनॉल के भी हैं, सॉरी फिनॉक्साइड आयन के भी हैं, ठीक है ना भाई? मान लीजिए कि मैं बनाता हूं, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए, अब अभी सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। वो हमने 2 बना दिए थे, अभी बनाए थे ना 2 मिनट पहले। फिनॉक्साइड आयन के आप सबको याद होंगे, भूले तो नहीं होना। ये होता है यहाँ, ये क्या है? यही तो है फिनॉक्साइड आयन। इसने जब H+ दे दिया, अब ये फिनॉक्साइड आयन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है। अब ये इसके आगे की पूरी कहानी आपको कम से कम कितनी बार आपने कर लिया 11 से लेके अब तक, वो आप जानते ही हैं। यहाँ क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फिर कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा?
सर ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ क्या आ जाएगा, बताइए, नेगेटिविटी आ जाएगी। सर ये यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है? कहाँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको देखेंगे ना भाई। हम लोग किसके कारण देख रहे हैं, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और सर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ ओ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? बहुत अच्छे। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यहाँ जाएगा लोन पेयर। अगले वाले केस में क्या हो जाएगा, अगले वाले केस में सर यही लोन पेयर मूव करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ नेगेटिविटी आ जाएगी। ऐसा ही होगा ना, ये वाला टूट के यहाँ आया था ये, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, सर ये डबल बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला टूट के यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर? अब सर ये वाला बॉन्ड टूट कर यहाँ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट कर क्या हो जाएगा, फिर से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ओ को फिर से लोन पर मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ ये ए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? कितने बन गए? 5। ये फिनॉक्साइड आयन के बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो पक्का मान लीजिए आप, समझिए ना। एनिलीन, फिनोल, ठीक है ना, फिनोल हो गया, एनिलीन हो गया, इस तरह के और भी जो मतलब कंपाउंड है जो कि क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। उनके से किसी एक का पूछ लेगा कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, बस खाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, एकदम सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो अभी देखो आपने क्या पाया, यहां पर क्या पाया आपने, फिनॉक्साइड आयन में सर हमने पाया है कि मोस्टली स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नहीं समझे? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, और यहाँ क्या है, तो कार्बन। इन 5 में से 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, उसको आप नेगेटिव कैरेक्टर शो करवा रहे हो। बात को समझ में आ रही ना? इसका मतलब उसकी नेचर के विपरीत काम हो रहा है, उसकी नेचर के अपोजिट काम हो रहा है, और उसकी नेचर के अपोजिट काम हो रहा हो तो स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा? सर अनस्टेबल रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा उसको उस कंडीशन में रह करके खुशी महसूस नहीं हो रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब सर फिनॉक्साइड आयन कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट, और कार्बोक्सिलेट आयन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, दोनों में ही नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर। और सर ऑक्सीजन 2 ही बनते हैं, दोनों में ऑक्सीजन के ऊपर, तो जैसा उनको होना चाहिए था वैसा ही है, नेगेटिव के ऊपर ही नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मच स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन बना किससे, फिनोल से। कार्बोक्सिलेट आयन बना किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसका मतलब सर कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट आयन बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और फिनोल से फिनॉक्साइड आयन बनने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मतलब फिनोल प्रोटॉन डोनेशन में उतना ज्यादा विश्वास नहीं रखेगा जितना कि कार्बोक्सिलिक एसिड रखेगा, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड मच हाइयर एसिड होगा किससे, फिनोल से। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? बहुत अच्छे। तो इसी बात को मैं लिखवा दे रहा हूं, आप ये भी बना लीजिए जल्दी से डायग्राम, ठीक है। ये किसका भी हो सकता है, देखना चाहूंगा, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे ये क्या है? अगर तुम में से कोई मुझे ये बता दे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसका नाम बता दो, ऊपर वाले का नाम तो चलो मैं ही लिख देता हूं यार, कितनी बार आपको बताऊंगा। फिनॉक्साइड आयन है। ये क्या है? बोलो। ये आदित्य, ये क्या है? अरे क्या कर रहे हो भाई, सो रहे हो? कल मतलब इतना नहीं असर होना चाहिए यार, क्या कर रहे हो? क्या है वंशिका, क्या है ये? या इतनी मतलब इतना मेहनत कब से मैं आके लगातार बहुत धीमे धीमे बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सुबह सुबह उस तरीके से काम करता नहीं आपका दिमाग। कार्बोक्सिलेट आयन कह दो, या तो बेहतर होगा, या तो मैंने क्यों कहा कार्बोक्सिलेट आयन होता, अगर ये होता RCOO माइनस, जबकि ये है क्या, ArCOO माइनस। R और AR में भी फर्क है, R मतलब एल्किल और AR मतलब एरिल। अच्छा, 2 अलग अलग कहानी होगी। दिस इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस बेंजोइक एसिड है ये गधो, मींस बेंजोइक एसिड से बना हुआ आयन है। अरे क्या दिख रहा है तुम्हें? बेंजीन रिंग के ऊपर COO, और यहां मैंने माइनस देकर के बस क्या हटा रखा है, H। जैसे फिनोल से H डोनेशन कराकर क्या बनाया, फिनॉक्साइड आयन, वैसे ही बेंजोइक एसिड से H प्लस डोनेट कराकर क्या बनाया, बेंजोएट आयन। मैं तुमसे ये सुनना चाह रहा था कि सर ये बेंजोएट आयन है, कहां दिमाग है यार? सिर्फ इसी को ना, अगर मैं इसी को ऐसे बना देता,
देखो इतना फर्क होता है, मतलब ये विजुअलाइजेशन जो होता है ना हमारा, इतना फर्क होता है। अगर खाली इसी को ना ऐसे बना देता थोड़ा सीधा, मतलब इस जैसे इसको बनाया है, तो शायद कुछ लोगों को आइडिया लग जाता है कि सर ये तो बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, और ये थोड़ा ज्यादा खोल के बना दिया ना कि C डबल बॉन्ड OO, अगर ऐसे लिखते COO माइनस, बेंजीन रिंग के ऊपर COO माइनस लिख देता, आपको आइडिया लग जाता है कि सर ये तो अच्छा हुआ है, बेंजोइक एसिड में से H+ निकाल दिया गया। तो बेंजोइक एसिड में से जब H+ निकालता है क्या बनता है? बेंजोएट। कार्बोक्सिलेट नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो अगर कोई तुम में से ये भी बोल रहा होता तो मानता कि चलो कुछ दिमाग लगा रहा है कम से कम कि कार्बोक्सिलेट आयन है। तो ये सोडियम जब इसमें क्या जुड़ता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CONA, नाम बताओ। बेंजीन रिंग के ऊपर COONA, सोडियम बेंजोएट, कल ही तो लिखवाया था। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराने पर सर क्या हो जाता है? सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। मींस उसने भी, बेंजोइक एसिड ने भी एसिडिक कैरेक्टर शो किया था, समझ गए ना? अब मैं जानबूझ करके इसका अगर मैंने एरोमेटिक उठा लिया, जैसे वहां अल्कोहल लिया था तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपैरिजन कर लिया था, हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी अगर करेंगे तो फिनोल से ज्यादा ही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड भी और बेंजोइक एसिड भी, दोनों। बात समझ में आ रही ना? तो मैंने उठा के इसके साथ में क्या ले लिया? बेंजोइक। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भाई ये देखने को मिलता है कि इसके ऊपर ना, अब इसका जो लोन पेयर है ना, वो यहां मूव नहीं करता। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब इसमें रेजोनेंस की कितनी कंडीशंस क्रिएट हो रखी हैं, चाहे तो ये लोन पेयर यहां आकर के तो रिंग में नहीं जाता इसका, वो इन दोनों में बस मूव करता है ऐसे। क्लियर है? तो या तो इसके ऊपर माइनस, ये न्यूट्रल, इसके ऊपर माइनस तो ये न्यूट्रल। मतलब एक सिचुएशन क्या बन सकती है बस सर? O माइनस, और इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बेंजोएट के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन दोनों में सर ऑक्सीजन के ऊपर ही माइनस है। इसके यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और यहां भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिफाई हो रहा है, नेगेटिव इंटेंसिफाई हो रहा है, तो मतलब फेवरेबल कंडीशंस है। क्लियर है ना? मतलब मोर स्टेबल है। अब हो गया क्लियर? ठीक, तो जल्दी से बना लिए क्या डायग्राम? ये जल्दी बना, नीचे वाला बना लो, ठीक है ना? ये किसके हैं? बेंजोएट आयन के हैं, बेंजोएट। तो आदित्य देख लो, ये भी पता नहीं कहाँ से हो रहा है, बेंजोफिनोन पता नहीं क्या क्या बता रहा है। बेंजोफिनोन कहाँ से दिख रहा है ये? बेंजोफिनोन में तो दो बेंजीन रिंग होनी चाहिए ना? नहीं, क्या होता है बेंजोफिनोन का फॉर्मूला? हाँ, इधर बेंजीन उधर बेंजीन बीच में। तो फिर जब पता है तो यार काहे ले गलते क्या करते हो? पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करते हो। बेंजीन रिंग के ऊपर COCl, तो बेंजीन रिंग के ऊपर COCl, बेंजोइल क्लोराइड, पता है ना? बेंजोइल क्लोराइड कल ही तो कर रहे थे। कुछ भी भैया, कुछ भी करा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया? लिखें, मैंने कहाँ तक लिखवाया? बस आपको एक स्टेटमेंट बता दो, लास्ट स्टेटमेंट क्या था मेरा? अच्छा ठीक है। इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन द नेगेटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, in case of phenoxide ion, in case of phenoxide ion the negative charge, in case of phenoxide ion the negative charge on the less electronegative carbon atom है ना? बट क्या लिखा? द नेगेटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम। नेगेटिव चार्ज किसके पास रहता है ज्यादातर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम के पास। बट इन कार्बोक्सिलेट और बेंजोएट आयन, बट इन कार्बोक्सिलेट और बेंजोएट आयन द नेगेटिव चार्ज, बट in carboxylate ion or benzoate ion the negative charge are on the electronegative oxygen atom, are on the electronegative oxygen atom. Therefore कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर। बहुत जाके आप एक बार बुक देख रहे हैं, हालांकि एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दिया हुआ है, कम से मेरा मतलब उसमें समझ में नहीं आएगा। आप अगर उसको थोड़ा बहुत पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, ये तब भी उसमें काफ़ी दे रखा है, तब भी उसमें भी ठीक ठाक दे रखा है।
यहाँ और ज़्यादा डिटेल में बताई गई चीज़ें, लेकिन उनको बहुत छोटा कर दिया। इतना तो याद ही रखना कम से कम आप लोग, इतना लिख के भी आना है, ये की पॉइंट्स ही लिखवाए जा रहे हैं सब, ठीक है ना। तो क्या लिखा, बताओ बेटा। बट अच्छा, देयरफॉर द कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इज मच मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इज मच मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन, बोलिए ना यार, अगर समझ में आ रहा है तो खुद से भी थोड़ा बोलते जाओ ना, या तो बस आप खाली डिक्टेशन लिख रहे हैं तो फिर सोच कर लिख रहे हैं तो बताओ ना। मैंने कहा देयरफॉर द कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन, सिंपल, मच मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। हेंस प्रोटॉन डोनेशन इज ईजियर, सब वर्ड इसलिए लिखवा रहा हूं, कुछ भी भूल जाओगे तो इनमें से जो भी याद रह जाएगा ना वही लिख देना, ये सब की वर्ड्स हैं। कोई बच्चा ये कह दे कि रेजोनेंस के कारण कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा होती है, इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन किससे बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और फिनॉक्साइड आयन किससे बना, फिनॉल से, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। अगर कोई बच्चा ये लिख दे जो मैं भी बता रहा हूं कि कार्बोक्सिलेट आयन द प्रोटॉन डोनेशन इज ईजियर फ्रॉम, या प्रोटॉन डोनेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज ईजियर देन फिनॉल, ठीक है ना। द प्रोटॉन डोनेशन इज ईजियर, प्रोटॉन डोनेशन ऑफ क्या लिखवा है, द प्रोटॉन डोनेशन is easier from carboxylic acid, the proton donation is easier from, कोई बात नहीं, उसको आगे पीछे करके आप जैसे लिख सकते हैं, मतलब मेरा जो सेंस निकल रहा है उसको लिखिए। प्रोटॉन डोनेशन इज easier from carboxylic acid then phenol, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड देन फिनॉल, ओके। अगर ऐसा हुआ तो कौन ज्यादा एसिडिक हुआ, वेरी गुड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मच स्ट्रॉन्गर देन, या कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। अभी तक दो बातें जानी, इतनी देर में सिर्फ दो बातें जानी, कार्बोक्सिलिक एसिड, बल्कि तीन बातें जानी। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है, तो जवाब मिलेगा प्रोटॉन डोनेशन के कारण। सर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रेडिली और इजीली प्रोटॉन डोनेशन के बाद वो कार्बोक्सिलेट आयन बना देता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन डोनेशन देने वाली जो भी चीज होंगी वो एसिडिक कैरेक्टर रखती होंगी। एक बात जानी। दूसरी बात भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। क्यों भाई, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन ड्यू टू रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, और सर अल्कोहल के बाद बनने वाले अल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस नहीं शो करते, इसलिए वो उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाते। बल्कि अल्कोक्साइड आयन तो अपने पेरेंट एटम से भी, अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से भी क्या होता है, कम स्टेबल होता है। कार्बोक्सिलेट आयन अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होता है, समझिए ना। और एल्कोक्साइड आयन अपने पेरेंट मॉलिक्यूल मतलब अल्कोहल से क्या होता है, कम स्टेबल होता है। क्लियर है, वो कहानी भी कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ गए हम लोग फिनॉल पर। सर फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, फिनॉल से निकलने वाले H+ के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसमें भी, और जो सर कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ निकलने के बाद यानी प्रोटॉन डोनेशन के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा उसमें भी, दोनों में रेजोनेंस शो करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन सर कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन एटम पर ही रहता है, जो कि ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर मौजूद होता है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को नहीं बताता, क्योंकि वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। क्लियर रहती बात। इसका मतलब है कि फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल कहानी, ठीक है ना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, effect of substituent on acidic strength of, effect of substituent, what do you mean by substituent, सनत, what do you mean by substituent, किसी भी नहीं, जगह नहीं, गलत। सब्सटीट्यूएंट ये कह सकते हो, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं, मतलब जैसे अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मैं पूछ रहा हूं सब्सटीट्यूएंट मतलब शाखाएं। किसी पेड़ की शाखाएं उसकी क्या होती हैं, सब्सटीट्यूएंट होती हैं। जैसे ब्यूटेन 2-ब्रोमो-ब्यूटेनॉल में सब्सटीट्यूएंट क्या हुआ, ब्रोमो। 2-ब्रोमो-ब्यूटेनॉल में सब्सटीट्यूएंट मतलब हुआ वही है कि जो किसी के सब्सटीट्यूशन से आए।
जैसे ब्रोमीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह ले ले, तो जो बच्चा जो गया है वो वहां जाकर के क्या नाम रहेगा उसका, सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। चलिए खैर, तो क्या लिखा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बात समझ में आ रही है, ऑफ एलिफैटिक एसिड्स। एलिफैटिक एसिड में और एरोमेटिक एसिड्स में क्या डिफरेंस है? एलिफैटिक एसिड मतलब सर में बेंजीन लिंक नहीं होगी, एरोमेटिक एसिड में सर उनमें बेंजीन लिंक होगी। समझ में आ रही बात ना। 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, सॉरी 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड एक एरोमेटिक एसिड है या एलिफैटिक एसिड? एरोमेटिक। भाई 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा बता सकते हो? स्ट्रक्चर बता सकते हो 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड का? सर बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 CH2 COOH, समझ ना, बाहर की तरफ COH रहेगा तो तब उसको हम 1 2 3 ऐसे पढ़ेंगे, तो 3 पर क्या हो जाएगा, फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो अभी फिलहाल हम लोग लेकिन एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, केवल किस पर बात कर रहे हैं, एलिफैटिक पर, ठीक है ना, एलिफैटिक की बात करेंगे। ठीक, अब देखिए पहली बात, सब्स्टिट्यूएंट कितने टाइप के हो सकते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कितने टाइप के हो सकते हैं? सर 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। अगर मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चलो छोड़ो सारी बात। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? पहले से पढ़ा हुआ है हमारा, बढ़ा देंगे, बात खत्म होगी। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, वो एसिडिटी को घटा देंगे। सिंपल लिखिए, खत्म करिए, ठीक है ना, बिना बात लिखिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ब्रैकेट में EWG, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे करके लिख लो। और फिर इसमें छोटे छोटे शब्द पॉइंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, फर्स्ट कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG विच डिस्पर्स द, अगर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटेंसिफाई होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। वेरी गुड, समझ गया ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, विच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच डिस्पर्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज। डिस्पर्स मतलब फैला देना, कम कर देना। भाई किसी एक अकेले के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया हो, उसको सहारा देकर, भाई थोड़ा चलो कोई नहीं, थोड़ा सपोर्ट हम देंगे, थोड़ा हम देंगे, थोड़ा हम देंगे, सबने मिलकर क्या कर लिया, उसको बांट लिया, तो इसका मतलब नेगेटिविटी को क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। समझ में आ रही बात ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज एंड हेंस इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड हेंस इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गया क्लियर? EWG के केस में करोगे, बात समझ में आ रही ना, EWG के केस में क्या होगा, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। यही बात पिछले केस में भी पढ़ी थी, परेशान मत होइएगा, सिमिलर है बिल्कुल। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ब्रैकेट में लिखिएगा EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ब्रैकेट में लिखिए EDG। ठीक है, EDG इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज, इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज, intensify the negative charge and hence decreases the acidic strength of carboxylic acid, and hence decreases the acidic strength of carboxylic acid। अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बात को पकड़ जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, बार बार कह रहा हूं, अगर ना आए तो मुझसे भी बात करिएगा तुरंत। मैंने क्या कहा, वापस याद दिला रहा हूं, अगर आपको मैं कहता हूं C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना,
EWG। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ ये क्या है, ये मैंने क्या शो करना चाहा, रेजोनेंस। जब हम दो स्ट्रक्चर देखते हैं और रेजोनेंस में दोनों जगह डबल बॉन्ड के होने के चांसेस होते हैं, तो फिर जब उसका एक अकेला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड को दोनों जगह पर डॉटेड शो करते हैं। पता है ना ये बात, बहुत अच्छे। अगर मैंने यहां पर कोई ये एक तरीके से मेरा कौन सा आयन है, COO माइनस वाला, इसके पीछे क्या जुड़ा होगा, RCOO माइनस ही तो होता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, RCOO माइनस। अगर वो R जो है, जो R, अच्छा जरूरी नहीं कि R हो, अगर ये यहां पर रहा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने लगेगा। अगर नेगेटिविटी को अपनी ओर खींचने लगेगा तो नेगेटिव चार्ज का जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिविटी आ सकती थी वो डिस्पर्स हो जाएगी, और कार्बन नेगेटिविटी रखना नहीं चाहता, सब बांट लेंगे मिलकर। अगर मान लीजिए इस कार्बन पर नेगेटिविटी आने लगे तो इसके पीछे बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कहेंगे तुम चिंता मत करो, हम हैं। अब मान लीजिए इसके पीछे कौन बैठा है, किसी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का नाम बताओ। NO2, वेरी गुड। कौन बैठा है, NO2। तो NO2 कहेगा यार तुम क्यों चिंता कर रहे हो, वो नेगेटिविटी जो आएगी तो हम ले लेंगे, परेशान मत हो। क्लियर है ना, क्योंकि हम तो अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन, अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, NO2 की। समझ में आ रही बात ना। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींचेगा, मतलब नेगेटिविटी को डिस्पर्स कर देगा। और नेगेटिविटी के डिस्पर्सल से क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है, बहुत अच्छे। इसी तरह से मतलब यहाँ पर हम बोल देंगे नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स, बहुत छोटे शब्दों में लिखने के लिए, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, सिंपल। क्लियर हो गया, आ जाओ जी। अगर मैंने कहा भाई यहाँ पर ये हमारा ये जो है ना CO, अच्छा यहाँ रेजोनेटिंग में आते हैं, फिर ये यहाँ पर O और ये हो गया यहाँ O, यहाँ पर कोई जुड़ा है क्या, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या करेगा सर, वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा पीछे से, नहीं समझे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराते हैं। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराने वाले ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सर उसको पुश करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर प्लस आई इफेक्ट देगा, उसकी वजह से यहां पर क्या आने लगेगा, नेगेटिविटी इंक्रीज होने लगी, इंटेंसिफाई होने लगेगी। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो हम बोलेंगे यहां नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई, ठीक है ना, इंटेंसिफाइड। हेंस एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। इस बात को भूलिएगा नहीं। ये अब देखो, जिसको बार बार कह रहा हूं, जिसको ये समझ में आ गया ना, उसके अगले कम से कम 4 5 6 कंपैरिजन ऐसे समझ में आ गए। कारण बोलो, मैंने अगर आपसे बोला, बताओ भाई, बार बार कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मैंने अगर आपसे बोला, बताओ भाई फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक, अब देखूंगा कौन बताएगा। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक, कौन सा, श्योर हो 100%। और एसिटिक एसिड में और प्रोपेनोइक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक, एसिटिक एसिड। अरे सिंपल हो गया ना यार फंडा, पता नहीं क्या आदित्य तो पता नहीं क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सुबह सुबह ये क्या है, HCOOH। इस COO ग्रुप से अटैच जो एलिमेंट या ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सर कुछ भी नहीं, समझ गए ना। इसके कंपैरिजन में सर CH3COOH, बोलो किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, H का या CH3 का, H का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा CH3 का। इसके कंपैरिजन में तो पक्का इसका ही ज्यादा होगा, बिकॉज वो R है, एल्किल ग्रुप है। ये अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, समझ में, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। हालांकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहना बेहतर नहीं होता, क्या कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। अच्छा बताओ दोनों में फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग में क्या फर्क है। एक तो वो है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, कहेगा यार तुम जाओ छोड़ो इसको, तुम मुझसे ले लो लेकिन इसको दे दो, इसको यहां से भगाओ। समझ में आ रही बात ना। अगर प्रॉब्लम को हटाना है और आपने किसी को तुड़वाना है, किसी का बॉन्ड तुड़वाना है, तो चाहे अपनी जेब से खर्चा करना पड़ गया हो, लो भाई तुम मुझसे ले लो लेकिन इसको छोड़ो। बात को समझ में आ रही है। ये तो वो हुआ जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। एक हुआ है जो अपनी जेब से खर्चा नहीं करेगा लेकिन फिर भी बॉन्ड तुड़वा देगा, वो यही है, समझ गए ना। ये जेब से खर्चा नहीं करेगा फिर भी बॉन्ड तोड़वा देगा, केवल क्या कर करके, सिर्फ दबाव डाल डाल के रोज 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 परेशान करके। कुछ बात समझ में ना, मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। क्लियर है,
लेकिन उसको भी हम किसके वाले इसकी कैटेगरी में तो रखेंगे नहीं, उसी की कैटेगरी में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे बिहेव करेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ये क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ब्यूटेनोइक एसिड। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब क्या हुआ, एज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस। अब मैंने कहा ना आगे की, जिसको ये समझ में आ गया ना उसको आगे की सारी कहानी समझ में आ गई। एज द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। सिंपल, नहीं समझे? यही तो वहां भी पढ़ा था, सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर। भाई वहां भी तो हम फिनोल की क्या ही पढ़ रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, ठीक है ना? यहां भी वही पढ़ रहे हैं। बोलो को डाउट हो तो? बहुत अच्छे। चलो पहले एक काम करो, मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नाम बताओ। यहीं जब आपने जहां ये लिखा इसी के आसपास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कुछ नाम बताओ। बोलिए, फिनोल होता है कि नहीं? वो मतलब फिनाइल होता है कि नहीं? फिनाइल, फिनाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है कि नहीं? यस सर होता है। अरे फिनाइल मींस बेंजीन रिंग, लोन पेयर को खींच नहीं लेती अगर चाहे तो। समझ में आ रही बात ना? लेकिन सर आयोडीन से, हेलोजन से ज्यादा नहीं होती उसकी स्ट्रेंथ। बात समझ में? तो ये है आपकी पहले तो क्या, सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी होगी? फिनोल, फिनाइल की। उससे ज्यादा किसकी होगी सर? आयोडीन की। आयोडीन से ज्यादा किसकी होगी? ब्रोमीन की। ब्रोमीन से ज्यादा किसकी होगी? बोलो ना भाई, क्लोरीन की। क्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की। भाई क्यों हो रही है, आप तो समझ ही रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कौन कराएगा यार? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। तो सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फ्लोरीन से ज्यादा सर किसकी हो जाएगी? Cn की। Cn से ज्यादा सर किसकी हो जाएगी? NO2 की, ठीक है ना? NO2 से ज्यादा किसकी हो जाएगी? NO2 से ज्यादा सर CF3 की। क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब कहानी। ये जरूर लिख लीजिएगा स्ट्रेंथ का, बार बार कह रहा हूं। ये किसकी, ये किसका ऑर्डर है? वेरी गुड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी होगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताइए, अगर मैंने आपको कहा उसी कार्बन पर या उस कार्बन के आसपास, उस कार्बन के बगल में NO2 ग्रुप जुड़ा हो और उसी कार्बन के बगल में CF3 ग्रुप जुड़ा हो, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? सर CF3 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। कारण सर इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी, जो ध्यान नहीं दे रहे ना वो बहुत पछताएंगे बाद में। जिनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को या इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्सन पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर पाएगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा उतने एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। क्लियर है? ये सब चीजें समझने वाली हैं, बार बार कह रहा हूं। आप एक बार थोड़ा सा आइडिया तो लगाओ, और मैं एक के लिए नहीं बोल रहा हूं, सब अलग अलग स्कूल से आप आ रहे हैं तो आप सबके लिए बोल रहा हूं। एक बार थोड़ा सा आइडिया तो लगाओ कि क्या इतना डिटेल में हम लोगों को चीजें बताई जा रही है वहां। यार एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा भी नहीं करते लोग, क्योंकि पता है ये चीज समझाने के लिए ना सबका ध्यान खींचना पड़ेगा, और सबका ध्यान एक साथ अपनी ओर आकर्षित करना इतना आसान काम है नहीं। सबका ध्यान नहीं खींचोगे तो क्या होगा? यही होगा जो मेरे साथ अभी हुआ, कि मैं बोलना चाह रहा हूँ इंक्रीजेस, ध्यान दूसरे की तरफ चला जाएगा, कोई बच्चा ध्यान नहीं दे उसकी तरफ ध्यान गया तो वो मैं बोल दूंगा तुरंत डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात ना? तो खुद को ही आप खुद ही कई बार अपने आप ही अपने स्टेटमेंट गलत बोलना शुरू कर देंगे। तो बहुत ध्यान, मुझे खुद को भी बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है यहाँ पर ये बातें बोलने के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सल पावर, ये वो सब जो भी इतने सारे वर्ड हैं तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जो कि बहुत कॉमन भी नहीं है कि हम रोज रोज यूज करते हैं, ठीक है ना? खैर, कुल मिलाकर ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अब लिखो, अच्छा अगर मैंने आपसे पूछ लिया एल्किल ग्रुप के होने से, तो अगर एल्किल ग्रुप की बात करूंगा तो सब इधर एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का वो बताइएगा मुझे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ये क्या है? पहले इसका नाम बताओ। मिथाइल ग्रुप। ये क्या है? ये क्या है? इथाइल ग्रुप। ये क्या है? प्रोपाइल ग्रुप। बताओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इधर से उधर जाने पर क्या हो रही है? बढ़ रही है। बहुत अच्छे। और इससे भी ज्यादा कहने लगूंगा क्या? CH3 का होल ट्वाइस CH। क्या समझ में आया? उसी पर ही क्या हो गया? सेकंड डिग्री, ठीक है ना? अगर मैंने कहा CH3 का होल थ्राइस C हो जाए तो और ज्यादा। नहीं समझे भाई? जितना अच्छा, एक बात तो बताओ, कुछ बातें इतनी काम की हैं, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? पहले छोड़ो, इनकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर का बताओ पहले, क्या कहानी है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी नहीं, सबसे कम इसकी।
सर उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी, उससे ज़्यादा इसकी और सबसे ज़्यादा इसकी। कारण सर एल्किल ग्रुप जितने बढ़ते जाएंगे, पहले नंबर पे तो अगर इन दो को हटा दूं तो पहले नंबर पे तो यही होगा सर, एल्किल ग्रुप जितना बल्की होता जाएगा प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, और जितनी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिकेशन घट जाएगी। क्लियर हुआ? लेकिन एक और बात है सर, एक लिमिट तक ही प्लस आई इफेक्ट शो करता है एल्किल ग्रुप, हाँ अप टू 3-4 कार्बन तक, बस अप टू 3-4 कार्बन। बात समझ में आ रही ना? फिर मैंने बताया लोंगर द एल्किल ग्रुप, जैसे जैसे एल्किल ग्रुप की चेन की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्लस इफेक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है बात? क्योंकि बहुत दूर से प्लस इफेक्ट नहीं दे पाता, ठीक है ना? अभी कोई डाउट है? इसलिए उससे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि सर ये है तो बल्कि, क्योंकि इसी CH के पास अब 2 CH3 ग्रुप हो गए, दोनों तरफ से क्या पड़ रहा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन दोनों तरफ से पढ़ने के साथ साथ ये करीब भी है, तो करीब भी है और प्लस इफेक्ट भी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा बेहतर काम करेगा। और सर ये 3 डिग्री है तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना? कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये सब चीजें जिसको याद है ना, पुरानी बातें बता रहा हूं, आज एक भी बात ऐसी नहीं है जो नई हुई हो सही मायनों में, सारी चीजें पुरानी है, लेकिन फिर भी आपके लिए एकदम नया जैसा ही है, और मैं बार बार पढ़ाता भी इसलिए हूं कि ताकि वो रिविजन जैसा ही लगता रहे। क्लियर हो रहा है? अब मुझे आप इसको इसके बेस पर, ये सब लिखते भी जाइएगा साथ साथ, बाद में अभी लिख लीजिएगा, लेकिन अब मुझे इसके बेस पर आप बताएंगे। पहले तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं एसएसएन रीजन में भी आ सकता है और सीधे सीधे केवल रीजनिंग में भी आ सकता है। जैसे एक नंबर में आ गया, व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, इसका रीजन आप लिख देंगे, ठीक है ना? दूसरी बात, या फिर ऐसा आ सकता है कि फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, और फिर रीजन में लिख देगा द प्लस आई इफेक्ट इन एसिटिक एसिड इज प्रीडोमिनेटिंग इन फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? इसमें प्रीडोमिनेट कर जाएगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो ही तो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। नहीं समझे? तो इसलिए रीजन भी सही हो गया और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे। तो अभी इसका बता दो, चलो पहले तो इन दोनों में बताया कि कौन ज्यादा एसिडिक है, सर ये है। फिर यहां जाते हैं HCOOH सबसे ज्यादा, फिर सर इससे ज्यादा CH3COOH, और सर ये CH3COOH से ज्यादा, इससे ये किससे ज्यादा? CH3CH2COOH, और फिर ये किससे ज्यादा? CH3CH2CH2COH। कर लीजिए, खत्म करिए, ठीक है ना? ये लिख लिया क्या पूरा? साथ साथ करते जाइए, केमिस्ट्री में अपने हिसाब से नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है? मैं 4 कंपाउंड बता रहा हूं आपको, आप मुझे 4 कंपाउंड में बताएंगे। सबसे पहले तो बताएंगे सबसे कम एसिडिक कौन और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, और फिर बताएंगे ऑर्डर। नाम सुनिएगा, दिमाग में स्ट्रक्चर बनाइएगा, दिमाग में। पहला सुनो, पहला सुनिए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मीन्स इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। 4 बताए मैंने आपको, नहीं समझे? ये मिटा दूं क्या? ये वाला तो ये तो हो गया भाई। देखो मैंने बोला सबसे पहले CH3COOH, क्या यही है एथिनोइक एसिड? फिर सर CH3CH2COOH, क्या यही है प्रोपेनोइक एसिड? फिर मैंने बोला 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड मतलब क्या यही है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड? फिर मैंने कहा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्या भाई यही है? यही है ना, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बोलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सर ये। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? ये। तो फिर अब मैंने कहा ना, 1 सेकंड के लिए ध्यान हटाओ बस, तुम छोड़ो, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं बच्चों। अगर मैंने आपका तरफ ध्यान, इसलिए बहुत मुश्किल है ये चीज को समझाना थोड़ा, है ना? क्योंकि क्या होता है, जरा सा ध्यान हटते ही आप उल्टा सा बोलने लगेंगे, ये नहीं वो नहीं ये, है ना? ठीक है, समझ गए? इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, ठीक है ना? क्यों भाई? सर इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम है अभी फिलहाल के लिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कौन शो कर रहा होगा? ये कर रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जितनी बढ़ेगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी घटेगी, नेगेटिव चार्ज इतना बढ़ेगा। नहीं वो मैं गलत लगा दिया है ना, अब देखो हुआ ना, ये ध्यान उधर है, साइन इधर लगा रहा हूं तो गड़बड़ तो होगा ही। ये बड़ा सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम होगा और ये सबसे कम होगा। तो मैंने पूछा था लीस्ट कौन सा है, तो आपको जवाब देना है सर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। और मोस्ट कौन सा है सर? इथेनोइक एसिड।
अभी क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। मैंने पूछा था पहले तो बताओ मुझे सबसे कम एसिडिक कौन, तो सबसे कम एसिडिक ये होगा, सबसे ज्यादा कौन? सर ये होगा। फिर मैंने कहा था इसका ऑर्डर भी बताना, तो मैंने जो लिखे हैं सब ऑर्डर में लिखे हैं। किस तरह लिखे हैं? ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। एक ये अलग ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा, ये अलग ऑर्डर है और वो अलग ऑर्डर है। ये स्ट्रेट चेन वाले हैं सारे, ये सारे स्ट्रेट चेन है, वो ब्रांच चेन है। तो स्ट्रेट चेन वालों में तो क्या करेंगे, बस नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। क्लियर है? लेकिन सर 4 कार्बन के बाद जनरली हम उसको नहीं लेते, जैसे ब्यूटेनोइक पे मैंने रोक दिया। आगे आप ये मत कहिएगा कि पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, डेकेनोइक, बोलेंगे कुछ नहीं, तो इतनी दूर जाने पर इंपैक्ट पड़ना बंद हो जाता है। समझ गए ना? बहुत अच्छे। तो अच्छा, अब इसकी जगह पर अगर मैंने एक सवाल कर लिया आपसे, ध्यान लगाओ। अब एक सवाल और मैं बार बार पूछ रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ रही है ना? ये ठीक, एक और बस, ठीक है, जल्दी से, नहीं तो फिर बताइए। F अगर मैंने पूछा आपसे, FCH2COOH, F, और फिर मैंने पूछा ClCH2COOH, और फिर मैं पूछा BrCH2COOH, और फिर मैंने पूछा ICH2COH। पहली बात तो सीक्वेंस देख के समझ में आ रहा है कि कुछ बढ़िया सा ऑर्डर बनेगा, जो भी चाहे बने। लेकिन आप मेरे को बताओ, ये इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? बोलो। इसका नाम होता है फ्लोरो इथेनोइक एसिड या फ्लोरो एसिटिक एसिड, या अगर बहुत बेहतर लिखना चाहते हो तो 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड। इसका नाम 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, इसका नाम 2 ब्रोमो इथेनोइक एसिड, इसका नाम। पहली बात सर, आपने एक टर्म तो सेम लिया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और सर इधर साइड जो आपने जोड़ा वो सारे के सारे एक नेचर के हैं। नेचर क्या है हम सबकी? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। सर लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर जितनी ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ही बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को उतना ही बढ़ाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? फ्लोरो एसिटिक एसिड। वेरी गुड। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, फिर सर उसके बाद क्लोरो, फिर उसके बाद ब्रोमो, फिर उसके बाद आयोडो। सबसे कम होगा आयोडो एसिटिक एसिड। ये सब क्वेश्चंस पेपर के बार बार कह रहा हूं, जितने ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन्हीं क्वेश्चन में फंसते हैं। वो क्वेश्चन के जवाब रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते। एक बार आप कर लेंगे, कौन सा क्वेश्चन, कि आपको उसने क्वेश्चन दे दिया हेल वोल्हार्ड कुछ करके ना, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन को एक्सप्लेन करिए, लिख दोगे। जो बच्चा थोड़ा सा भी मेरी बात सुना होगा वो कहेगा यार भैया ने बोला था HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो HVZ रिएक्शन को याद ही करके जाएगा। वहां नंबर कटने के चांस बहुत कम है, ना आगे बराबर है। लेकिन सर इसमें कितनी भी रीजनिंग पढ़ के चले जाता हूं ना, मैं बहुत पढ़ के भी जाता हूं, तब भी वहां जाके कंफ्यूज हो जाता हूं। कंफ्यूजन भी तो बढ़ता है ना, ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा बार बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हैलोजन एसिड की, हैलोजन एटम के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर के बेस पर हमने क्या किया? कंपैरिजन किया। तो जितनी ज्यादा हैलोजन एटम की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर होगी उतनी ही कम, उतनी ही ज्यादा, वेरी गुड, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। हो गया। अगर मैंने कहा अब यहां पर, इसके बाद मैंने एक और बात बता दी, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स की बात कर लें। यहां पर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स मतलब ये तो मैंने ले लिया आपके, क्या मैं एक ही में सब बता दे रहा हूं, ये या तो मैं इन्हीं बातों को कैसे करता, लिखवाता ऐसे, कंपैरिजन ऑफ दिस, कंपैरिजन, बिना बात काहे चक्कर में पड़ना, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इतना भी अगर हो जाए तो ये आपके लिए, और बार बार करो, इनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अपने शब्दों में अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है। अब आती है बात किसकी? नंबर ऑफ एटम्स की। अगर मैंने आपसे पूछा Cl3COOH, ठीक है ना, नहीं बल्कि Cl3CCOOH, नहीं समझे, Cl3CCOOH, फिर मैंने बोला Cl2, देखिएगा Cl2CHCOOH, और फिर मैं पूछा ClCH2COOH। बताइए इनमें सबसे ज्यादा कौन? सर एज द नंबर ऑफ हैलोजन आइटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ हैलोजन आइटम इंक्रीजेस। पहले तो अकेला, यहां तो अकेला हैलोजन बेचारा खींच रहा है, पूरी ताकत अकेला लगाया जा रहा है। यहां 3 लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर दिखा रहे हैं, तो सर इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर कम होगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर, तो जहां इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक ये और सबसे कम ये। अगर सारे हैलोजन ले लिए हमने और हमें नंबर ऑफ एटम्स को ऊपर नीचे करते रहे तो उसके हिसाब से पता लगा लेंगे कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। बोलो पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। फिर मैंने कहा पोजीशन ऑफ हैलोजन एसिड, एक और बस है ना, बता के फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होगा ये, CH3 CH2 CH Cl,
COOH। पहले तो मुझे इसका नाम ही बता दो, देखिए कौन बच्चा बताएगा इसका नाम मुझे, पहले वाले का। बस अभी 2 मिनट, 1 सेकंड मैं हट जा रहा हूं, ठीक है ना। पहले वाले का नाम सर 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, सर 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, सर 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। मीन्स क्या हो रहा है, सब में सर पहली बात तो 4 कार्बन के एसिड है सबके सब, तो ये चीज कॉमन हो गई। दूसरी बात सर सब में हैलोजन सेम लिया है, ये सेम हो गया। फिर डिफरेंट क्या है सर, पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना दूर बैठा होगा उतना ही कम पावर लगा पाएगा भाई, सिंपल सी बात है। जिससे निकलवाना है आपको, जिससे विड्रॉ कराना है इलेक्ट्रॉन, उससे दूर जा रहे हो आप, तो जाहिर है कि आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर उतनी नहीं रह जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका सीधा मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अगर सबसे ज्यादा इसकी होगी तो फिर सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही होगा, सब उससे कम एसिडिक ही होगा, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं, पक्का। मेरे हिसाब से 1-2 जो कुछ बचे होंगे, वैसे ज्यादा बचे नहीं इसमें। ये मान के हाँ, कौन से वाले बचे, बस बेंजोइक एसिड मतलब एलिफेटिक की हो गई है, एरोमेटिक बचे हैं बस, ठीक है ना। एरोमेटिक एसिड्स जो हैं उनके कंपैरिजन बचे हैं, लेकिन अभी ये सब एलिफेटिक चल रहे थे। देखा ना, इसमें कहीं भी बेंजीन लिंक नहीं थी, सब में क्या थे, एलिफेटिक थे, ठीक है। कल बार बार कह रहा हूँ, कल आके मैं पूछूंगा, आप आराम से बता पाओगे ना। कि अगर मान लो मैंने पूछा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछा भाई 2,2 यहां पर भी क्या कर दूं, बताओ। अच्छा, अगर इसकी जगह बस एक सवाल का जवाब दे दो, मुझे लगेगा कि आपने मेरी सारी बात समझी। अगर इसकी जगह यहां होता CH2CH3 और ये एक तो ये और एक इसी की जगह होता है यहां पर, एक जगह पर CH2CH3, उनमें कौन ज्यादा एसिडिक होता? हाँ, यही करना है। अगर इसकी एक की जगह पर CH2CH3 होता, एक की जगह पर, एक हटा दो, एक मिथाइल हटा दो, उसकी जगह इथाइल लगा दो, तो सर बल्कि हो जाएगा ग्रुप, बल्कि हो जाएगा तो प्लस इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अगर तीनों के तीनों मिथाइल को सब्स्टिट्यूट कर दूं किससे, इथाइल से, तो सर और ज्यादा कम हो जाएगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं। बहुत अच्छे, आज के लिए इतना काफी है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।